अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हाई आप सब खैरियत से होगे। दिस इज़ बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर सर रिजवान एंड वेलकम बैक टू सर रिजवान अकेडमी। बेटा हमारे पास आज जो है वो चैप्टर नंबर 2 एंजाइम्स क्लास 11 यानी कि फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 2 है बेटा। और लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़ा था? हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था बेटा एंजाइम्स की डेफिनेशन। एंजाइम्स क्या होते हैं बच्चों? एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को स्पीड अप करते हैं। और एन का मतलब होता है इन, और जाइम्स का मतलब होता है यीस्ट। आप सबको आई होप याद होगा, सही है। और बेटा इसके हमने एंजाइम्स के कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े थे। जैसे मिसाल के तौर पे हमने करेक्टरिस्टिक पढ़ा था, इस जो इसका पहला करेक्टरिस्टिक पढ़ा था, या आप कहीं भी लिख सकते हो पहले दूसरे नंबर पे, ये सीक्वेंस डजंट मैटर। जो हमने इसके करेक्टरिस्टिक पढ़ा था वो उसकी डेफिनेशन भी बेटा। क्या डेफिनेशन है एंजाइम्स की? एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट व्हिच स्पीड अप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये इसका एक करेक्टरिस्टिक यानी कि ये इसकी एक प्रॉपर्टी भी है, खसूसियत भी है। और क्या पढ़ा था बेटा हम लोगों ने? एंजाइम्स के पास एक साइट होती है, कुछ याद है बेटा? एंजाइम्स के पास एक कुछ स्पेसिफिक साइट होती है जिसका नाम होता है एक्टिव साइट। ये पढ़ा था हमने। हमने पढ़ा था बच्चों एंजाइम्स जो होते हैं वो एंडो एंजाइम्स होते हैं, कुछ कुछ एक्सो एंजाइम्स होते हैं। एंडो एंजाइम्स कौन से होते हैं बच्चों? जो सेल के अंदर काम करते हैं। एक्सो एंजाइम्स कौन से होते हैं बच्चों? जो सेल के बाहर काम करते हैं, दरमियान के दो सेल्स के दरमियान। एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी बच्चों, एंजाइम्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स या माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो याद करो बच्चों, मैंने आपको बताया था एंजाइम्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब चूंकि ये बड़े मॉलिक्यूल्स है तो उनका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या था बच्चों? ज़्यादा था, सही है। और एक और प्रॉपर्टी बेटा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉमन प्रॉपर्टी, एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। एंजाइम्स मिलके बनते हैं प्रोटीन से, तभी इनको हम लोग कहते हैं दे आर प्रोटीनिशियस इन स्ट्रक्चर, या इनकी कॉम्पोजिशन प्रोटीनिशियस है। लेकिन एक ऐसा एंजाइम की कैटेगरी थी जिसको हम लोग राइबोजाइम्स कहते हैं, याद होगा, सही है, जो आरएनए पे मुश्तमिल थे, जो प्रोटीनिशियस नहीं थे। तो वो एक्सेप्शनल केस है, उसके अलावा सारे एंजाइम्स आर प्रोटीनिशियस इन नेचर। सही बच्चों। अच्छा, पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ बेटा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। आप अपने पास हेडिंग आपके पास लिखी हुई होगी ये, ठीक है बच्चों। चलो हम लोग वहीं से बेटा रिज्यूम करते हैं। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको प्रॉपर्टी या करेक्टरिस्टिक नंबर 8 तक बता दिया था। आज हम लोग नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं, सही है। अच्छा बेटा, क्या एंजाइम्स को टेम्परेचर से फ़र्क पड़ता है? यानी कि एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स हैं, सेल के अंदर रहते हैं। यस भाई, अगर मिसाल के तौर पे ह्यूमंस की अगर मैं बात करूं, हम लोगों की बात करूं, तो हमारा जो बेटा ऑप्टिमम टेम्परेचर, बेस्ट टेम्परेचर कितना है बच्चों? हमारा जो बेस्ट टेम्परेचर है जिसमें हमारे सेल्स प्रॉपरली सर्वाइव करते हैं वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, सही है, यानी कि विच इज़ इक्वल्स टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो और हमारे अंदर सेल्स हैं और सेल्स के अंदर एंजाइम्स हैं, मतलब सही, सेल्स के अंदर एंडो एंजाइम्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो बनते ही वहीं पर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सेल्स के अंदर है। तो बेटा क्या हमारा जो टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, क्या इससे एंजाइम्स को फ़र्क पड़ता है? यस। तो क्या जो जिस चीज़ से अगर कोई फ़र्क पड़ रहा है किसी चीज़ को, तो क्या वो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए सेंसिटिव होगी? यस। तो क्या एंजाइम्स के बारे में लिख सकते हैं हम लोग कि एंजाइम्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव? यस। अच्छा, क्या सारे एंजाइम्स का बेस्ट टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है? नहीं, सिर्फ मैं 37 उन एंजाइम्स की बात कर रहा हूँ जो हमारे अंदर यानी कि ह्यूमंस के अंदर पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपके बुक्स में भी जिक्र है, फर्स्ट ईयर न्यूसन टेक्स्ट बुक बोर्ड में, बेटा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी तो एक जानदार है। क्या इस धरती पे, इस दुनिया पे सिर्फ हम लोग ही हैं जानदार? नो प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, तो ये सब जानदारी तो है, फंगस, प्रोटोक्टिस्टा। तो बेटा एंजाइम्स जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, यानी कि जिस ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के अंदर होता है, तो उस ऑर्गेनिज्म का जो बेस्ट या ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, उसी का हिसाब से उसके एंजाइम्स का भी बेस्ट टेम्परेचर हो जाता है। मिसाल के तौर पे एक बैक्टीरिया है जो कि बहुत हॉट एरियाज़ में रहता है, तो उस बैक्टीरिया का जो नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो होगा 70 डिग्री सेंटीग्रेड, जिस पे वो बेस्ट है, वो मतलब वो बिल्कुल ज़बरदस्त ऑप्टिमम टेम्परेचर है इसके लिए। तो उसके भी एंजाइम्स का जो बेस्ट टेम्परेचर होगा वो भी 70-80 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। कोई अगर ठंडी जगह पे रह रहा है, उसके आसपास तकरीबन 10-20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उस ऑर्गेनिज्म के हिसाब से उसके एंजाइम्स का भी टेम्परेचर 10-20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, जिस पे वो बेस्ट काम करेंगे। याद रखिएगा बच्चों, एंजाइम्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव। और हम लोग जो सिलेबस में जिक्र करते हैं, एनएमडी कैट में भी, फर्स्ट ईयर में भी, वैसे भी अगर हम, तो वो ज़्यादातर ह्यूमंस का जिक्र करते हैं, सही है? तो हम लोग इसको लिख देते हैं इस तरह, एंजाइम्स
आर टेम्परेचर सेंसिटिव, एंजाइम्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव। क्या मैं इसको हीट सेंसिटिव लिख सकता हूँ? लिख दो, कोई मसला नहीं। सही। और बेटा एक और चीज़, आपकी न्यू सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड में ये गिवन नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, पुरानी सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड में था, टेम्परेचर सेंसिटिव चीज़ों को थर्मोलेबाइल कहते हैं, क्योंकि बेटा टेम्परेचर को तो थर्म हो गया, थर्मो वहीं से हो गया, टेम्परेचर से आ गया, और लेबाइल कहते हैं सेंसिटिविटी को, लेबाइल कहते हैं सेंसिटिविटी को। तो थर्मोलेबाइल का मतलब क्या हो गया? हीट सेंसिटिव, ये टेम्परेचर सेंसिटिव। ये मैं आपको इसी चैप्टर में आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स एक्टिविटी में पढ़ाऊंगा कि 37 पर क्या क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, 0 पे क्या हो जाता है एंजाइम्स के साथ। तो फिलहाल प्रॉपर्टीज़ है, तो हम उस डिटेल में अभी नहीं जाते। एक और चीज़ बेटा, क्या एंजाइम्स पीएच सेंसिटिव होते हैं? पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन, क्या किसी भी सेल में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, क्या उनकी एसिडिटी या बेसिसिटी या उनकी पीएच चेंज होने से, या किसी भी मीडियम या सॉल्यूशन की पीएच चेंज होने से क्या उसके अंदर मौजूद एंजाइम्स को फ़र्क पड़ता है? यस। तो एंजाइम्स पीएच सेंसिटिव भी होते हैं। तो अगर आप इससे आप थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट लगाओ, तो ये बना कि एंजाइम्स जो है ना बेटा, वो बहुत स्पेसिफिक इन नेचर है, हर लिहाज से एंजाइम्स के बहुत नखरे हैं। तो ये इसकी एक और प्रॉपर्टी बन जाती है, जो हमारी इंशाल्लाह प्रॉपर्टी नंबर 11 हो जाएगी, कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन एंड देयर फंक्शन। आप बोल दो एक्शन, बोल दो फंक्शन, बोल दो। एंजाइम्स अपने काम में बड़े स्पेसिफिक होते हैं, एंजाइम्स अपने फंक्शन में बहुत स्पेसिफिक होते हैं, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बेस्ट काम करते हैं। उससे काफ़ी ऊपर हो जाए तो मर भी सकते हैं, डी नेचर हो जाते हैं। उससे कम हो जाए तो उनकी एक्टिविटी सीज हो जाती है। एंजाइम्स को उनका पर्टिकुलर पीएच ना मिले, डीएक्टिवेट हो जाते हैं। डीएक्टिवेट का मतलब मरे नहीं है, समझो, और डी नेचर का मतलब डिस्ट्रॉय हो गए। तो इस चैप्टर में जहाँ रिएक्टेंट को हम लोग सबस्ट्रेट कहते हैं, इसी चैप्टर में बेटा हम लोग डिस्ट्रॉय को डी नेचर भी कह सकते हैं। तो क्या एंजाइम्स आर पीएच सेंसिटिव? यस। मिसाल के तौर पे मैं एक एंजाइम हूँ, मैं काम करता हूँ, बेस्ट काम करता हूँ एसिडिक मीडियम पे। अगर आप मुझे उठा के रख दोगे बेसिक मीडियम पे, तो क्या मैं काम करूँगा? नहीं। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। सही, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंजाइम्स आर pH sensitive, एंजाइम्स आर pH sensitive, एंजाइम्स pH सेंसिटिव होते हैं। एक और प्रॉपर्टी बेटा क्या बताई थी? दे आर, मैं ब्लू से लिख देता हूँ, दे आर स्पेसिफिक, दे आर स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन या एक्शन। एंजाइम्स अपने काम में बच्चों बड़े क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। आप लोग यहाँ तक कॉपी कर लो उसको। मैं जब तक एक यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ प्रॉपर्टीज इसकी, फिर मैं साथ साथ समझा दूंगा आपको। The size of enzymes is larger than substrate. बच्चों एंजाइम्स पर कौन आके लगता है? रिएक्टेंट। एंजाइम था डॉक्टर, सबस्ट्रेट था मरीज। तो जो सबस्ट्रेट आके लगता है एंजाइम पे, उस साइट को क्या कहते थे बच्चों? एक्टिव साइट। सही। अब आप मुझे बताओ बेटा, ये बड़ा है, यानी कि मैं एक बात कर रहा हूँ, एंजाइम का साइज बड़ा है या सबस्ट्रेट का? ऑब्वियसली एंजाइम का। तो क्या ये प्रॉपर्टी सही बेटा? प्रॉपर्टी नंबर 12 या करेक्टरिस्टिक नंबर 12, द साइज ऑफ एंजाइम इज लार्जर देन सबस्ट्रेट। तो जो एंजाइम्स को जो साइज होता है बेटा, वो अपने सबस्ट्रेट से क्या होता है? लार्जर होता है बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर 12। क्या एक मरीज जब आता है डॉक्टर साहब के पास इलाज करवाने, तो क्या डॉक्टर साहब भी उसका इलाज करते करते खुद ही क्या मैं बोलूँ, खुद भी बीमार हो जाएंगे? नहीं, डॉक्टर साहब तो एक दिन में पता नहीं कितने जगह बैठते हैं, कितनी जगह कंसल्टेंसी करते हैं, कितने मरीजों का इलाज करते हैं। तो बस बात सारी है बेटा, एंजाइम के पास जब एक सबस्ट्रेट आके लगता है और वो सबस्ट्रेट एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म के बाद चले आता है, तो एंजाइम को कोई फ़र्क थोड़ी होगा। एंजाइम कहेगा और बिस्मिल्लाह, और आ जाओ सबस्ट्रेट, जो करवाना है करवा लो, बस मेरा एक काम है, चाहे एनाबॉलिज्म हो
मेरा मतलब एंजाइम्स का एक काम है कि चाहे एनाबॉलिज्म हो या कैटाबॉलिज्म हो, मैं केमिकल रिएक्शन को क्या कर दूंगा, स्पीड अप। तो इससे ही पता चला एंजाइम जो है वो बिफोर द केमिकल रिएक्शन एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन चेंज हो जाएंगे या अनचेंज रहेंगे। तो आप बोलोगे दे रिमेन केमिकली, यानी कि केमिकली और मतलब केमिकल परस्पेक्टिव से, और फिजिकली यानी कि उनके स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रक्चरल बेसिस पे, ना वो पहले चेंज होते थे ना वो बाद में चेंज होते हैं, वो रिमेन दे रिमेन अनचेंज बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, एंड दैट इज आवर प्रॉपर्टी नंबर 13 सॉरी। तो आप क्या लिखोगे, एंजाइम जो होते हैं वो बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन केमिकली एंड फिजिकली अनचेंज रहते हैं। दे रिमेन केमिकली एंड फिजिकली unchanged before and after the reaction। सही। मैं इसमें कुछ चीज़ें अंडरलाइन कर लेता हूँ, अनचेंज्ड केमिकली एंड फिजिकली, दे रिमेन केमिकली एंड फिजिकली अनचेंज्ड बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। करेक्टरिस्टिक नंबर 14। अच्छा बच्चों, आप मुझे ये बताओ कि क्या एग्जाम्स की एक्टिविटी मज़ीद तेज़ हो सकती है? जो जो मेरे लेक्चर अभी देख रहा है, सुन रहा है, यस। अभी तो आप बोल रहे थे सर कि एग्जाम्स ऑलरेडी केमिकल रिएक्शन को तेज़ करते हैं। यार वाई नॉट उनकी स्पीड और तेज़ हो जाए। समटाइम्स कुछ आइंस ऐसे होते हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं बेटा जो एंजाइम्स के लिए एज अ एक्सेलरेटर या एक्टिवेटर काम करते हैं, जिनकी वजह से मैं इस तरफ से आ जाता हूँ, सॉरी आप लोग देख लो, जिनकी वजह से एंजाइम्स की एक्टिविटी मज़ीद तेज़ हो जाती है। तो ऐसे फैक्टर्स को जिनकी वजह से एंजाइम्स की एक्टिविटी तेज़ हो जाती है, फर्दर इंक्रीज़ हो जाती है, तो क्या ऐसे फैक्टर्स को आप इनहिबिटर्स बोलोगे, रिड्यूसर्स बोलोगे, या एक्सेलरेटर्स बोलोगे? तो बेटा ऐसे फैक्टर्स को ऑब्वियसली आप लोग बोलोगे एक्सेलरेटर्स। क्या सर हम लोग एक्टिवेटर्स कह सकते हैं? कह सकते हो, सही। तो दोनों ही सही हैं। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से एंजाइम्स की एक्टिविटी फर्दर तेज़ हो जाती है, या कुछ फैक्टर कभी ऐसे होते हैं जो एंजाइम्स डीएक्टिवेट हुए हुए होते हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं। तो दोनों ही सही हैं। और इसमें आइंस आते हैं बेटा, मैग्नीशियम आ गया, जिंक आ गया, मैग्नीस आ गया, सही है। तो ऐसे फैक्टर्स को बायो में एक्सेलरेटर्स या एक्टिवेटर्स कहते हैं। तो बेटा इसके बिल्कुल अगर अपोजिट पर्सपेक्टिव पे देखें तो क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से एंजाइम्स की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है? यस। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से एंजाइम्स की एक्टिविटी बेटा कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों सर? ये तो बड़े बुरे फैक्टर्स हुए। बेटा कभी बुरे भी हो जाते हैं। अब ज़रा सुनो, एक टाइम है बेटा डॉक्टर का बैठने का क्लिनिक पे अपने, 6 बजे से रात 9 बजे तक, शाम 6 से रात 9 बजे तक, सही है। ये अक्सर एग्जाम्पल्स मैं देता हूँ अपनी क्लास में भी, फिजिकली जब हम पढ़ाते हैं कोचिंग वगैरह में। तो बेटा बस बात ये है कि एक डॉक्टर साहब हैं जो 6 बजे से रात 9 बजे तक अपने क्लिनिक पे बैठते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा लंबी देर बैठ जाए, रात 2-3 बजे तक बैठ जाएँ, ऑब्वियसली फिर डॉक्टर साहब का इलाज कौन करवाएगा? फिर उनको खुद ड्रिप लगवाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? कि समटाइम्स ऐसा है कि इनहिबिटर्स बड़े अच्छे होते हैं एंजाइम्स के लिए। क्यों? क्योंकि वो एंजाइम्स तो कहते हैं कि अभी आपने ऑलरेडी काफ़ी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना दिए, अब बॉडी को नीड नहीं है, अब आप मज़ीद ना बनाएं। यानी कि वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, उसको ऊपर आने नहीं देते, उसको ओवर होने नहीं देते, क्योंकि कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा हो जाए वो बुरी है, कोई भी चीज़ लिमिट क्रॉस कर जाए बुरी है, नेगेटिव है। तो याद रखिएगा बेटा, इनहिबिटर्स वो होते हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को मेंटेन करते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी कि मिकदार को मेंटेन रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो थोड़े से आ जाते हैं विलन साइड पे, उनकी आने की वजह से एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के आगे, टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स में। सही। तो बेटा ये दो प्रॉपर्टी अभी अभी बताइए। एक ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से एंजाइम्स की एक्टिविटी इंक्रीज होती है, एक्सेलरेटर्स या एक्टिवेटर्स। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से एंजाइम्स की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, इनहिबिटर्स। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ। certain factors certain factors increases the activity of enzymes. These factors
आर कॉल्ड एक्टिवेटर्स। एक और क्या नाम बताया था बच्चों? एक्सेलरेटर्स। एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ बच्चों आप लोगों की आसानी के लिए एहतियातन। मैग्नीशियम, एमएन, जिंक एक्सेट्रा, ये कुछ आयंस ऐसे जो एग्जाम्स के लिए एज अ एक्टिवेटर काम करते हैं। सही। अब मैं इस सेंटर को मिटा दूंगा ताकि मैं कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख दूँ। अच्छा बच्चों, आई होप आप सब साथ साथ कॉपी कर रहे होगे, या नहीं भी कॉपी कर रहे हो तो आई होप बेटा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लेक्चर समझ में आ रहा होगा। ओके अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 15 क्या है बेटा? वही बात यहाँ पे लिख दो। सर्टेन फैक्टर्स रिड्यूसेस, रिड्यूस करना मतलब बेटा कम कर देना, कम कर देना। रिड्यूसेस या इनहिबिट्स, रोक देना, कम कर देना। इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ enzymes. These factors are called inhibitors. चूंकि इनहिबिटर्स का एक पूरा अलग टॉपिक है, वहीं पर इसकी एग्जांपल्स वगैरह देख लेंगे। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हो गए जिनकी वजह से एंजाइम्स की एक्टिविटी क्या हो रही है बच्चों? कम हो रही है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हो गए जिनकी वजह से एंजाइम्स की एक्टिविटी क्या हो रही है? तेज हो रही है। सही बेटा। आप इसको दो प्रॉपर्टीज को एक भी लिख सकते हो, लेकिन फॉर द सेफ साइड ये अच्छा इंप्रेशन जाता है कि आप ज़्यादा प्रॉपर्टीज लिखो बेटा। आप इसको कॉपी कर लो। सही बच्चों। और अगर आपको लगे कि कोई प्रॉपर्टी कम है तो परेशानी ना, पूरा वीडियो मतलब इस चैप्टर की तमाम वीडियोस देखिएगा। तो जैसे टॉपिक्स होते हैं जो न्यूज़ इन टेक्स्ट बुक बोर्ड में जहाँ नहीं देने चाहिए थे वहाँ दे दिए, तो आप उसको मैच करने मतलब इस लेक्चर को मिस जज करने से पहले पहले इसकी सारी वीडियो सुकून से देख लेना। इंशाल्लाह आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। फिर भी इंसान है, गलती हो जाती है। अगर मुझसे कोई टॉपिक या अल्लाह ना करे टॉपिक तो नहीं, अगर कोई पॉइंट मिस हो जाए तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हो। सही, मैं अपने लेक्चर और भी देखता रहता हूँ, कोई कमी पेशी होगी मैं वो ज़रूर ऐड कर दूंगा इंशाल्लाह। सही। तो बेटा इसके साथ साथ हमारा ये वाला टॉपिक होता है ख़त्म। इसमें एक और टॉपिक है प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट, वो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो बेटा इसके साथ साथ हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग जो है इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आज ही की वीडियो में पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। और इस टॉपिक का नाम है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, जो कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में बोर्ड एग्जाम्स में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक बन जाता है, क्योंकि वो एक पूरा पेज पे दिया हुआ है और उसमें कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपके पास 2-3 टॉपिक्स मिक्स हुए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम में हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव साइट की सब साइट्स, बाइंडिंग साइट, कैटालिटिक साइट, प्लस पूरा उसका टाइप्स भी पढ़ेंगे एंजाइम्स की। तो बेटा अभी आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। अच्छा बच्चों, हमारा जो अब जो टॉपिक है इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। आसान टॉपिक है बेटा, इंशाल्लाह हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, पहले से मैं थोड़ा सा डराता हूँ लेकिन हो जाता है, परेशान नहीं हो। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम में जैसे आपको नजर आ रहा है, देखो ये एंजाइम है, डन। अब एंजाइम से कौन आके लगता है बच्चों? एंजाइम से आके लगता है सबस्ट्रेट, और एंजाइम का साइज सबस्ट्रेट से बड़ा होता है। किस जगह पे आके लगता है याद है बच्चों? इस जगह का नाम, इस जगह का नाम था मेरे प्यारे बच्चों एक्टिव साइट। सही। द रीजन या एरिया where substrate binds with the enzyme is known as active site। अब एक्टिव साइट की हम और भी हम डिटेल पढ़ेंगे अभी इस टॉपिक में। एक्टिव साइट जो होती है बेटा ये दो साइट्स पर मुश्तमिल है। एक्टिव साइट जो होती है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू साइट्स। एक्टिव साइट के अंदर दो रीजन्स होते हैं, दो जगहें होती है। एक को मैंने रीजन ए कह दिया, एक को मैंने रीजन बी कह दिया। पहले वाले रीजन का मैंने नाम लिखा है बच्चों, जिसको मैंने ए से लेबल किया हुआ है, इसका नाम है बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग का मतलब कोई भी चीज़ अटैच होना, जुड़ना। और दूसरी साइट का नाम है बेटा कैटालिटिक साइट। कैटाबॉलिक नहीं लिखी, कैटाबॉलिक तो तोड़ना होता है, हमेशा एंजाइम तोड़ता तो नहीं है, जोड़ता भी है, यानी कि एनाबॉलिज्म भी करता है। कैटालिटिक का मतलब होता है टू स्पीड अप। तो दूसरी साइट का नाम क्या हो गया बेटा? कैटालिटिक साइट।
क्या ये मैंने सही लिखा? पहले कैटालिटिक साइट तो नहीं आएगी? नहीं बेटा, सही है, पहले बाइंडिंग साइट आएगी। क्यों? पहले अटैच होगा तो बाद में काम होगा ना। जो असल जो काम है वो कैटालिटिक है, कैटालिटिक एक्टिविटी एंजाइम की जो यहाँ पर होती है, पहले जुड़ जाए। लेकिन जिस जगह पे पहले आके जोड़ रहा है, उस जैसे पहले मिसाल के तौर पे ये यहाँ पर आ गया, अब तुम बोलोगे इतना बड़ा कैसे हो गया, ये लो भाई, तो ये सबस्ट्रेट है, सही है, ये एंजाइम है। जिस जगह से पहले आके लगता है इसको कहते हैं बाइंडिंग साइट, ये रही बाइंडिंग साइट, डन। जिस जगह पे पहले आके बाइंड है, उसके बाद थोड़ा सा एंजाइम उसके हिसाब से अपना स्ट्रक्चर वगैरह चेंज करते हैं। फाइनली जहाँ पे केमिकल रिएक्शन अकर होता है या स्पीड अप होता है, जहाँ पे एंजाइम अपना काम करता है, उस जगह को हम लोग बायो में कहते हैं कैटालिटिक साइट। इसलिए मैंने बेटा बाइंडिंग साइट को ए किया, कैटालिटिक साइट को 2 किया है, बी किया है, सही, ए और बी, ओके, ये 1 और 2 कर लो आप, लेकिन रोमन में करना। तो समझ में आ गया बेटा? एक्टिव साइट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, active site is further divided into 2 regions, बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट जहाँ सबस्ट्रेट आके लगता है, कैटालिटिक साइट जहाँ पे रिएक्शन होता है। ओके, कुछ चीज़ें एक्टिव साइट के मुतालिक ज़रा देख लो बेटा। एक्टिव साइट यहाँ लिखा मैंने, और इसके कुछ लेक्चर पॉइंट्स देख लो। एक्टिव साइट के कुछ ज़रा पॉइंट्स देख लो। एक्टिव साइट कौन सी साइट होती है बेटा? क्या यहाँ पे चार्ज होते हैं? यस, तो आप लिखोगे चार्ज बेयरिंग साइट। इसका एक और नाम कह लो आप, जो भी समझ लो भाई, इसमें मसला नहीं है। सही, चार्ज यानी कि एक्टिव साइट, देखो एक्टिव साइट क्या, एक्टिव साइट अमाइनो एसिड का हिस्सा है, एक्टिव साइट एंजाइम्स का हिस्सा है, और एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। प्रोटीन किससे मिलके बनता है? अमाइनो एसिड से। तो क्या एक्टिव साइट पे भी अमाइनो एसिड्स होंगे? यस, हर जगह अमाइनो एसिड्स हैं। और अमाइनो एसिड्स क्या चार्ज होते हैं? बिल्कुल होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं भाई। तो इसलिए मैंने लिख दिया चार्ज बेयरिंग साइट, एक्टिव साइट चार्ज बेयरिंग साइट। एक और लिख देता हूँ, कंसिस्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स। बच्चों, अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटीन बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, सही। और अमाइनो एसिड्स आपस में कौन सी चेन से जुड़ते हैं? याद करो, पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड चेन। बहुत सारी इनके आपस में दरमियान में क्या होती है? पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं बच्चों, सही। पॉलीपेप्टाइड चेन, सॉरी थोड़ा सा ऊपर चले गया, अमाइनो एसिड ही ओढ़ है थोड़ा सा। आप इसको कॉपी करो, शाबाश। अच्छा बच्चों, क्या एक्टिव साइट का जो शेप होता है बेटा, वो उस काबिल होता है कि वो सबस्ट्रेट को पिक करे? ऑब्वियसली सर, उसका काम ही यही है। अगर एक्टिव साइट सबस्ट्रेट को पिक नहीं करेगा तो वो क्या करेगा? वो दुनिया में क्या करने आया फिर? एक्टिव साइट का जो शेप होता है वो ऐसा होता है कि वो सबस्ट्रेट को पिक कर सके। ग्रूव, डिप्रेशन, गड़ा, सकल बताया था, ये रहा। तो बेटा इसको इंग्लिश में, बायो की टर्मिनोलॉजी में इसको कहते हैं द शेप ऑफ एक्टिव साइट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेट। कॉम्प्लीमेंट्री, डीएनए में भी सुना होगा आपने वर्ड, क्रोमोसोम्स हैं डीएनए में, सही है। तो एक और पॉइंट लिखो, शेप ऑफ एक्टिव साइट is complementary to the substrate। एक्टिव साइट का जो शेप होता है बच्चों, वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू द सबस्ट्रेट, सही। ताकि वो इस हिसाब से होता है ताकि वो उसको आप कह सकते हो एब्जॉर्ब, तो अजीब सा लगेगा वर्ड, कि ताकि उसमें फिट हो सके, ताकि उसके साथ अटैच हो सके। एक्टिव साइट के 2 पार्ट्स, बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट। कॉपी कर लो, शाबाश आप लोग उसको। ठीक है बच्चों, अब आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग जो मतलब इसके बाद जो है टॉपिक, इसी का ही कंटिन्यूशन है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ, आप समझो, एंजाइम्स, और या आप कह सकते हो उसको टाइप्स ऑफ एंजाइम। टॉपिक वही चल रहा है, सही है। तो मैं यहाँ तक आप इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट टॉपिक में आपसे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक या अब नेक्स्ट इंशाल्लाह इसमें आपसे एक सब टॉपिक है इसका, उसमें मुलाकात होती है।
अच्छा बच्चों, एंजाइम्स हमारा चैप्टर चल रहा है और एक टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो बच्चों, क्या लिखा हुआ है? एंजाइम्स। तो प्यारे बच्चों, एंजाइम्स आर डैश इन नेचर, प्रोटीनेशियस इन नेचर। अब आ जाओ बेटा, इसी को आगे मैं एक चार्ट की सूरत में समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप ये समझ में आ जाए आप लोगों के। एंजाइम्स कितनी किस्म के होते हैं या स्ट्रक्चरल बेसिस पे क्या इनकी थोड़ी सी डिटेल है। एक मैंने लिख दिया यहाँ पे बच्चों 1 और एक लिख दिया मैंने यहाँ पे 2। सही बेटा। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनमें 100% प्रोटीन ही प्रोटीन होता है, यानी कि एंजाइम्स ऐसे होते हैं, देखो एंजाइम्स में प्रोटीन तो है, एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, चाहे थोड़ा सा प्रोटीन हो चाहे ज़्यादा प्रोटीन हो, प्रोटीन तो होगा। सही है। कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनमें 100% प्रोटीन होता है, क्या उनको हम लोग सिंपल एंजाइम्स कहेंगे? यस। और इनको हम लोग प्रोटियो एंजाइम्स भी कह सकते हैं। और कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनमें कुछ प्रोटीन होता है, लाजमी होता है, मैं राइबोजाइम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उनमें तो प्रोटीन है ही नहीं ना, वो अलग है, वो चैप्टर क्लोज हो चुका है उसका भाई। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनमें 100% प्रोटीन होता है, यहाँ लिखूंगा सिंपल एंजाइम्स विच आर इंटायरली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा प्रोटीन पार्ट होता है, थोड़ा सा नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। नॉन प्रोटीन पार्ट से क्या मुराद है? कोई भी ऐसा पार्ट जिससे प्रोटीन ना हो वो नॉन प्रोटीन होगा, कुछ भी कुछ भी। सही। तो क्या ऐसे एंजाइम्स को हम लोग सिंपल कहेंगे? नो सर, सिंपल तो ये रहा। ऐसे एंजाइम्स को हम लोग कहते हैं बेटा कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी सुने होंगे पूरी बायो में और सुनते रहोगे इंशाल्लाह एमबीबीएस में। लिपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, मिला दो लिपोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन, बहुत सारे हैं बेटा। इन शॉर्ट आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोजन प्लस प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें दो अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं, सेम नहीं, अलग अलग, दोनों अलग अलग खानदान के हैं। तो कुछ प्रोटीन, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स होते हैं, जिनमें कुछ प्रोटीन पार्ट होता है, कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। सही है। ऐसे एंजाइम्स को क्या कहते हैं सर? ऐसे एंजाइम्स को हम लोग कहते हैं बच्चों कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। ये पूरी इसकी क्लासिफिकेशन यहाँ पे आएगी। सही है। पहले ये देख लेते हैं, मैं इसको थोड़ा सा और इस तरफ कर देता हूँ क्योंकि इसकी थ्योरी ज़्यादा नहीं है। सिंपल एंजाइम्स क्या होते हैं बच्चों? सिंपल एंजाइम्स वो होते हैं विच आर इंटायरली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स। मैं इसको थोड़ा सा पहले यहाँ से कर देता हूँ। सिंपल एंजाइम्स क्या होते हैं सर? सिंपल एंजाइम्स वो होते हैं विच आर इंटायरली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स, इंटायरली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स। समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। सिर्फ 100% प्रोटीन ही प्रोटीन है सर। और इनको हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों? इनका एक और नाम है, दे आर ऑल्सो नोन एज, नहीं भी पता हो मसला नहीं है, लेकिन मैं तो ये चाहूँगा कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दूँ। प्रोटियो एंजाइम्स, इनको हम लोग प्रोटियो एंजाइम्स भी कहते हैं। प्रोटियो मीन्स प्रोटीन। अब आ जाओ बेटा, ये वाले जो एंजाइम्स है बेटा, इनको हम लोग क्या कहते हैं? जिनमें थोड़ा सा प्रोटीन थोड़ा सा नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, इनको हम लोग कहते हैं बेटा कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या बताया था बच्चों? मिक्सचर ऑफ टू सेम या डिफरेंट सब्सटेंसेस। मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट सब्सटेंसेस। कॉन्जुगेटेड का मतलब यही होता है। सही। ऐसे एंजाइम्स में यानी कि प्रोटीन भी होगा, नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा। जैसे मैंने ये एंजाइम बनाया, सही है, और मैंने ये एक चीज़ बना ली। ये क्या बना दी सर आपने? अभी तक तो आप कह रहे थे एंजाइम, ये रहे प्यारे से पकोड़े से, ये भी एंजाइम्स है बेटा। अब ज़रा देखना, ये वाला जो एंजाइम का पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये प्रोटीन पार्ट है। ऊपर वाला जो एंजाइम का पार्ट है वो कौन सा होगा बेटा? वो पार्ट होगा जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, नॉन प्रोटीन। मैं देख भी लेता हूँ कि आप लोगों को हाँ नज़र आ रहा होगा। तो बेटा कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स में ये वाला पार्ट कौन सा है बच्चों? प्रोटीन पार्ट। ये वाला पार्ट कौन सा है बच्चों? नॉन प्रोटीन पार्ट। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए आपको इस तरह मैं इमेजिनेशन करवाऊं कि यार ये नॉन प्रोटीन पार्ट चले गया, समझ जाओ फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। अगर नॉन प्रोटीन पार्ट में से हटा दो तो क्या एंजाइम काम करेगा? नो, एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि ये इसके पास तो शुरू से कोई था ही नहीं, ये किसी पे डिपेंड नहीं था, तो ये सुकून में है। लेकिन ऐसे एंजाइम जो एक दूसरे पे डिपेंड हैं, ये नॉन प्रोटीन पार्ट प्रोटीन पार्ट के बिना बेकार है, प्रोटीन पार्ट नॉन प्रोटीन पार्ट के बिना बेकार है। ये वही वही वाला हिसाब है, वाइस वर्सा।
तो अगर इस रेड में से ब्लैक को या ब्लैक में से रेड को निकाल दें, इन शॉर्ट दोनों एक दूसरे के बगैर एक्टिवेट डीएक्टिवेट हो जाएंगे, सही, एक्टिवेट नहीं होंगे। तो जैसे ये प्रोटीन पार्ट है, इसमें से मैंने कौन सा पार्ट निकाल दिया, नॉन प्रोटीन पार्ट, तो ये बेचारा क्या हो जाएगा, मरेगा नहीं, मरेगा नहीं, यानी कि डी नेचर नहीं होगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो सर इसको एक्टिवेट करें ना, इसकी जो दासी है इसको वापस लेकर आए ना, ये लो इसकी दासी वापस आ गई, इसमें अगर दोबारा आ जाए नॉन प्रोटीन पार्ट या जो भी इससे पार्ट अटैच हुआ था, तो वो दोबारा क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा सर। इससे क्या पता चला कि अगर कोई भी एक पार्ट मिसिंग है, वो पार्ट उसके लिए कौन सा होता है, एज एक्टिवेटर होता है, क्योंकि वो आने के बाद एंजाइम क्या हो जाते हैं, डीएक्टिवेट से एक्टिवेट, याद रखिएगा। और इसमें ज़्यादातर हम लोग इसी को ही कंसिडर करते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट को। यही पार्ट होता है जो डिटैचेबल होता है, आया लगा फिर चले गया। तो याद रखिएगा जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ना बेटा, इसी को हम लोग फिर बायो में कहते हैं कोफैक्टर। जो बच्चे पुरानी सिंध बोर्ड का मतलब जो है उन्होंने लेक्चर लिया हुआ है, बुक से पढ़ा हुआ है, पुरानी सिंध बोर्ड में पूरा टॉपिक गलत दिया हुआ है, न्यू सिंध बोर्ड में अच्छा है, फेडरल बुक में अच्छा है। तो बेटा नॉन प्रोटीन पार्ट का अलग नाम है, प्रोटीन पार्ट का अलग नाम है, सही। नॉन प्रोटीन पार्ट बेसिकली एज ए एक्टिवेटर काम करता है एंजाइम के लिए। क्यों? क्योंकि ये जाता है तो बेचारा इसके गम में एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाता है, और प्लस इसके पास ऐसी क्या चीज़ है जिसके बिना एंजाइम कुछ नहीं कर पाता जब वो नहीं होता। तो बेटा नॉन प्रोटीन पार्ट में आपने देखा ही मैंने क्या बनाया, ये लो यहाँ से देख लो, ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ना, इसमें बेटा ग्रूव्स होती हैं, ग्रूव्स कुछ याद आया, यानी कि नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो एंजाइम को कौन सी साइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्टिव साइट, जिसको आप नॉन प्रोटीन पार्ट कह रहे थे, ये एंजाइम को क्या प्रोवाइड कर रहा है बेटा, एक्टिव साइट। और एक्टिव साइट बेटा क्या होती है, जहाँ पे कौन आके लगता है, सबस्ट्रेट, जहाँ पे कौन आके लगता है, सबस्ट्रेट, सही है। तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स में बेटा दो पार्ट्स होते हैं, प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट। आप इसको यहाँ से कॉपी कर लो। अच्छा बच्चों, सही है। कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स में कौन कौन से पार्ट होते हैं बच्चों, प्रोटीन पार्ट जिनका एक नाम है अभी लिखते हैं, और एक होते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट। एक कौन से होते हैं बच्चों, नॉन प्रोटीन पार्ट। जो प्रोटीन पार्ट होता है बच्चों उसको हम लोग बायो में कहते हैं एपो एंजाइम। ये रहा, जो प्रोटीन पार्ट है उनको हम लोग एपो एंजाइम कहते हैं, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है पुरानी बुक में इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप लिखा हुआ है, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। जो नॉन प्रोटीन पार्ट है बेटा इसको हम लोग बायो में कहते हैं कोफैक्टर, दिस वन। चलो इसको भी वैसे ही कर देते हैं। जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको क्या कहते हैं बच्चों, कोफैक्टर, कोफैक्टर। अब जो आगे टॉपिक है ना वो क्या है कि कोफैक्टर कितने किस्म के होते हैं। कोफैक्टर कुछ होते हैं इनऑर्गेनिक, कुछ होते हैं ऑर्गेनिक। तो याद रखिएगा कोफैक्टर क्या होते हैं। कोफैक्टर मैंने बताया था एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट है, और ये एंजाइम के लिए ऐसा क्या काम करता है बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ, एक्टिवेटर के तौर पे काम करता है। और ये एंजाइम को क्या प्रोवाइड करता है बेटा, कौन सी साइट्स, एक्टिव साइट्स। ये एंजाइम को क्या प्रोवाइड करता है, एक्टिव साइट्स, और इसके बिना एंजाइम क्या हो जाता है इसके गम में, डीएक्टिवेट, सही। तो अब हम पढ़ेंगे इसी से आगे कोफैक्टर की टाइप्स कितनी होती है। तो कोफैक्टर की दो टाइप्स है बच्चों, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। आप लोग इसको कॉपी कर लो। अच्छा बच्चों, जिक्र कहाँ तक आ गया, तो कोफैक्टर, कोफैक्टर कौन सा पार्ट होता है, कोफैक्टर एंजाइम्स का नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। कोफैक्टर की कितनी टाइप्स हैं, कोफैक्टर कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू, सही है, दो हिस्सों में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। एक कोफैक्टर होते हैं इनऑर्गेनिक, तो ऑब्वियसली दूसरे होंगे बेटा ऑर्गेनिक, सही है। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स को हम लोग बेटा बायो में एक्टिवेटर्स भी कहते हैं। तो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स को हम लोग बायो में क्या कहते हैं, एक्टिवेटर्स, उसको भी कह सकते हैं लेकिन इसमें है ज़्यादा, सही। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स को हम लोग बायो में क्या कहते हैं बच्चों, एक्टिवेटर्स। और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स जो होते हैं आपके पास वो डिटैचेबल होते हैं, डिटैचेबल होते हैं इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। याद करो अभी हमने थोड़ी देर पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स में पढ़ा था, ऐसे फैक्टर्स जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को तेज करते हैं उनको एक्सेलरेटर्स या एक्टिवेटर्स भी कहते हैं। और इसमें मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, सही है।
तो क्या इसकी एग्जाम्पल में वो आइन दोबारा छाप सकता हूँ एग्जाम्पल में? यस, Mg एंजाइम के लिए इनऑर्गेनिक एक्टिवेटर है, Mn मैग्नीज, जिंक, Zn एक्सेट्रा। तो ये सारे एंजाइम्स के लिए क्या है बेटा? इनऑर्गेनिक एक्टिवेटर्स हैं। डन। डिटैचेबल का मतलब क्या है बच्चों? आएंगे एंजाइम पे, काम करेंगे, यानी कि सब एक्टिव साइट्स प्रोवाइड करवाएंगे, जो सबस्ट्रेट आके लगेगा, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म जो भी होना हो, मेटाबॉलिज्म स्पीड अप हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन होने के बाद चले आएगा। कौन से ले आएगा? ये साहब चले आएंगे। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर डिटैचेबल होता है। ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स बेटा, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स बेटा दो हिस्सों में डिवाइडेड है। ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स दो हिस्सों में डिवाइडेड है बच्चों। इसको कर देता हूँ, और एक यहाँ से एक होता है बेटा एक उसमें ऐसा होता है, एक मिनट इस तरह कर देते हैं, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स बेटा दो किस्म के होते हैं। ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स कुछ होते हैं आपके पास, कौन से बच्चों? ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स कुछ आपके पास कौन से होते हैं? डिटैचेबल। और कुछ आपके पास होते हैं जो कि परमानेंट आके लग जाते हैं एंजाइम पे। ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स और इनऑर्गेनिक में उनकी केमिकल स्ट्रक्चर का फर्क, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक। आपको पता है सिंगल डबल बॉन्ड वाला, वो बायोकेमिस्ट्री, खैर उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स मजीद दो हिस्सों में डिवाइडेड है, टॉपिक ये वाला चल रहा है हमारा, सही है। ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में दो किस्म के, कुछ ऐसे होते हैं डिटैचेबल इनऑर्गेनिक की तरह, और कुछ होते हैं बिल्कुल ही परमानेंटली अटैच रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते। इनमें जो एग्जाम्पल है ना बेटा डिटैचेबल वालों में, इनकी एग्जाम्पल में बड़ा मशहूर है, और मैं लिख देता हूँ पहले, NAD, FAD एक्सेट्रा। और ये दोनों क्या है बेटा? ये विटामिन के डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब उससे डिराइव्ड हुए हैं। ये विटामिन के डेरिवेटिव्स हैं, विटामिन डेरिवेटिव्स। NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, शॉर्ट कर लो काफ़ी है, कोई ज़रूरी नहीं है फुल फॉर्म लिखना। FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये बेसिकली बायोएनर्जेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, सही है। तो ये NAD और FAD जो है वो किस में आते हैं? ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में आते हैं। और ये क्या है बेटा? ये विटामिन डेरिवेटिव्स हैं। याद क्या रखना है? विटामिन डेरिवेटिव्स कहीं भी लिखा हुआ होगा आप समझ जाओगे ऑर्गेनिक कोफैक्टर की बात हो रही है। डिटैचेबल लिखा हुआ है, ये भी डिटैचेबल है, लेकिन एक्टिवेटर्स लिखा है तो आप समझ जाओगे इनऑर्गेनिक की बात हो रही है। अब आ जाओ बेटा इस पे। ऑर्गेनिक कोफैक्टर के दूसरे एसिड हीट होते हैं कोफैक्टर्स की टाइप, जो कि एंजाइम से हमेशा क्या रहते हैं? परमानेंट हीट कह लो या वफादार कह लो भाई, परमानेंटली अटैच होते हैं। परमानेंटली के साथ साथ ये कोवेलेंटली भी अटैच रहते हैं, ये नहीं जाते कहीं भाई, कोवेलेंटली बाइंड या अटैच्ड। तो जहाँ आप ये दो वर्ड्स देखो ना बेटा, परमानेंट और कोवेलेंट बॉन्ड, या परमानेंटली एंड कोवेलेंटली अटैच, तो आप समझ जाओ ऑर्गेनिक कोफैक्टर की बात हो रही है, सही। इसकी एग्जाम्पल में ज़रा देखो बेटा क्या लिख रहा हूँ गौर से। इसकी एग्जाम्पल में है मैग्नीशियम अटैच्ड विथ क्लोरोफिल। अब तुम बोलो मैग्नीशियम तो आपने वहाँ लिखवाया था, अभी बता देता हूँ। मैग्नीशियम मैंने नहीं लिखा, सिर्फ मैंने लिखा मैग्नीशियम क्लोरोफिल से जो अटैच होता है। आपको पता है क्लोरोफिल क्या बेटा? क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का एक पिगमेंट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, द मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट, सही है, प्लांट्स में। तो बेटा क्लोरोफिल जो होता है वो मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल से अटैच्ड होता है। कौन सी रिंग बनाता है? पोरफायरिन रिंग। एक रिंग बनाते हैं, एक रिंग स्ट्रक्चर के जरिए से अटैच रहता है, पोरफायरिन रिंग। तो पोरफायरिन रिंग एक ऐसी कड़ी है, एक ऐसी कनेक्शन है जो कि मैग्नीशियम को क्लोरोफिल से अटैच करवाते हैं। और पोरफायरिन रिंग यहाँ पे बेसिकली क्या काम करती है? परमानेंटली और कोवेलेंटली एंजाइम से अटैच रहती है क्लोरोफिल के अंदर मौजूद, और तभी इसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर। तो बेसिकली पोरफायरिन रिंग जो है हमारे पास वो क्या हो गई? ऑर्गेनिक कोफैक्टर हो गई, ओके। और याद करो एक वर्ड आपने सुना होगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? यहीं से कर लो, P फॉर परमानेंट, P फॉर प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है सर? प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स का ही एक और नाम है। P फॉर परमानेंट, P फॉर प्रोस्थेटिक ग्रुप। एक्टिवेटर्स के एक्टिवेटर्स इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स का एक और नाम है। तो याद रखिएगा ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर आल्सो नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। और उसकी एग्जांपल क्या है? मैग्नीशियम अटैच विद क्लोरोफिल थ्रू अ रिंग, उस रिंग का नाम है पोरफायरिन रिंग। लेट मी चेक कि आपको ये विजिबल है। अल्हम्दुलिल्लाह, सही है।
तो ये था बेटा हमारे पास ये टॉपिक। एक इसकी एक आध लाइन और रह गई बेटा आपकी बुक्स में, उल्टे हाथ के पेज पे तो एक कुछ लिखा हुआ है, ये एक वर्ड जिसमें बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, कुछ भी नहीं है भाई। होलो एंजाइम या होलो एंजाइम्स क्या होते हैं? पुरानी बुक में लिखा होता है बेटा कि कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स का एक और नाम है होलो एंजाइम्स। न्यू बुक में इसको थोड़ा चेंज कर दिया गया है। बेटा होलो एंजाइम्स क्या होते हैं? ऐसे एंजाइम्स जो क्या हुए हुए, एक तो ये वर्ड याद रखो, यानी कि अभी वो बिल्कुल क्या हुए हुए, ज़बरदस्त एक्टिवेट हुए हुए। कौन से एंजाइम्स एक्टिवेट हुए हैं सर? सिंपल एंजाइम या कॉन्जुगेटेड? तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स ऐसे कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स जो एक्टिवेट हुए हुए हैं, जिनमें प्रोटीन पार्ट भी है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी है, तो ऐसे एंजाइम्स को हम लोग होलो एंजाइम्स कहते हैं। तो एक वर्ड है बेटा बस। तो conjugated enzymes are also known as, they can also be regarded as holoenzymes when they are activated. सही, तो activated conjugated enzymes, activated conjugated enzymes जिसमें कौन सा पार्ट हो? प्रोटीन पार्ट भी हो, जिसको एपो एंजाइम कहते हैं, और नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो। पूरा लिख देता हूँ, नॉन प्रोटीन पार्ट और प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर, प्रोटीन पार्ट एपोएंजाइम। तो बस ये एक वर्ड है, अगर कहीं ये पूरी लाइन आ जाए और ये वर्ड लिखा हुआ एक्टिवेटेड, तो आप किस पे टिक करोगे? होलो एंजाइम्स। ये बेटा आज का हमारे लेक्चर नंबर 2 समाप्त हुआ। लेक्चर नंबर 3 बहुत अच्छा है, आप लोग ज़रूर इंशाल्लाह देखना, उसको बहुत जल्द बनाऊंगा उसकी वीडियो। उस लेक्चर में हम लोग करेंगे बेटा कीलॉग थ्योरी, इंड्यूस्ड मॉडल। सही है, कोशिश पूरी होगी लेक्चर 4 या 5 तक ये चैप्टर डन हो जाए। सही है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। कोई भी सवाल हो आप लोग मुझसे पूछो। स्टे ट्यून टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।